इसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से नहीं। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड एज ए भारत के वायसराय 1916 से 1921 तक रहे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में। लखनऊ पैक्ट हुआ है 1916 में। रोलेक्ट एक्ट कानून लागू हुए हैं 1919 में। प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ है 1919 में। बीसीडी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ है। ए नंबर नहीं हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है और इस समय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय कालखंड इसका है 1905 से 1910। भारतीय नहीं होगा, भारी उद्योग। भारतीय नहीं होगा, भारी उद्योग। भारी उद्योग का विकास औद्योगिकीकरण का पर्यायवाची है किसने कहा था? देखिए ध्यान दीजिएगा। भारी उद्योग मतलब बड़े बड़े उद्योग। भारत में बड़े बड़े उद्योग इस बात को दर्शाता है कि भारत का औद्योगिकरण हो रहा है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में भारत का विकास हो रहा है। यह स्टेटमेंट देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। पंडित नेहरू का विचार जानते हैं? बहुत शानदार विचार था उनका। जानते हैं? थोड़ा सा संबंध बताते हैं, सुनिए, देखो बात बताते हैं। पंडित नेहरू है, सुनो तुम लोग सुनो। पंडित नेहरू और सरदार पटेल का संबंध जानते हैं? बहुत शानदार था। लोग भले कुछ भी दिखाएं, लेकिन बहुत शानदार संबंध था दोनों के बीच। इसका एक प्रमाण दे रहे हैं। काहे ऐसे करता है यार? सुनो जी, तुम लोग सुनो। हाँ सुनिए, देखिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच कितना शानदार संबंध था, इसको आप समझिए। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में सरदार पटेल भी थे, एक वीएन गॉडगिल भी थे। वीएन गॉडगिल भी थे। सरदार पटेल को हृदय रोग था, हार्ट की बीमारी थी। संभवतः 12 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल को यह लगने लगा कि अब हम बहुत ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सरदार पटेल बड़ी दूरदर्शी थे, वे इस बात को समझते थे कि लोगों के मन में क्या है। तो सरदार पटेल ने ही एक बार बैठक हुआ था, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू की बैठक हुई। उस बैठक में गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू ने उसका विरोध भी नहीं किया और कभी नेहरू जी ये नहीं कहे कि हम ही को प्रधानमंत्री बनना, और सरदार पटेल भी कभी ये बात नहीं कहे कि हम ही को प्रधानमंत्री बनना। लेकिन जब महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो सरदार पटेल गांधी जी को जवाब दिए, देखिए अभी तो लोग सोच रहा है कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इस बात पर मुहर लग जाएगा कि सच में हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और सच ये है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू का जो विदेश में पहचान है वो हमारे तुलना में पंडित नेहरू का विदेश में ज्यादा पहचान है, और प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि पंडित नेहरू ही प्रधानमंत्री बने और विदेशों में भारत का डंका बजे, विदेशों में भारत को एक सम्मान मिले। सरदार पटेल ये बात बोले हैं गांधी जी को, और रिकॉर्ड में है, ये चीज रिकॉर्ड में है। दूसरी बात, तो सरदार पटेल और पंडित नेहरू का संबंध कितना गाढ़ा था, कितना गहरा था, आप इस बात को समझिए। सरदार पटेल जब 1950 में बीमार रहने लगे ना, और जब आप जीवन की अंतिम घड़ी में आएंगे ना, तो आपको आभास हो जाएगा कि अब ज्यादा दिन हम नहीं रहेंगे। हर किसी को हो जाता है आभास, समझिएगा, आपको भी हो जाएगा। खैर अभी आप आए नहीं। तो सरदार पटेल को जब लगने लगा कि अब हम नहीं रहेंगे बहुत ज्यादा दिन,
तो सरदार पटेल नेहरू मंत्रिमंडल के एक कैबिनेट मंत्री वीएन गॉडगिल को बुलाए और वीएन गॉडगिल को कहे कि तुम हमसे एक वादा करो और ये वादा तुमको करना पड़ेगा और इसको करना ही नहीं पड़ेगा, इसको निभाना भी पड़ेगा। गॉडगिल हक्का बक्का रह गए कि क्या मांग लेंगे, लेकिन सरदार पटेल से थोड़ा जिद्दी, तो पहले प्रॉमिस करवा लिए और कहे हम तो जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई, यानी इलाज करवाने के लिए मुंबई जा रहे थे, हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, अब हम दोबारा लौट के आएंगे या नहीं आएंगे हमको पता नहीं है। भले पंडित नेहरू के साथ आपका जो भी मतभेद हो, मनभेद हो, वैचारिक तौर पर मतभेद हो, हमारे जाने के बाद आप पंडित नेहरू से, आप ही नहीं पूरे नेहरू मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य जो भी ऊंचा नीचा सोचते हैं, हमारे जाने के बाद आप पंडित नेहरू का साथ मत छोड़िएगा, पंडित नेहरू का साथ जरूर दीजिएगा, पंडित नेहरू को अकेला मत छोड़िएगा, जवाहरलाल नेहरू को अकेला मत छोड़िएगा। ये सब रिकॉर्ड में है और इस बात का जिक्र जो है सरदार पटेल की बेटी अपने डायरी में की है। और जब ये वादा सरदार पटेल वीएन गॉडगिल से ले रहे थे तो उस समय सरदार पटेल का बेटा और बेटी दोनों सामने में था और इस बात का जिक्र सरदार पटेल की बेटी अपने जीवनी में की है। और नेहरू जी जब देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ 1951-52 में, तो नेहरू जी सरदार पटेल की बेटी को लोकसभा का टिकट दिए थे और वह चुनाव जीत करके जो है लोकसभा की सदस्य भी बनी, समझ गए। लेकिन पंडित नेहरू जीवित रहते कभी भी इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं दिए, समझ गए। लेकिन इसके बावजूद पंडित नेहरू के ऊपर कितना आरोप लगता है बताइए। मतलब देखिए दोनों के संबंध में कितना खटास दिखलाया जाता है, दोनों का संबंध कितना एकदम भारत पाकिस्तान वाला था, समझे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ? ये बात क्या कहा था जानते हैं? माउंटबेटन कहा था। और माउंटबेटन इसलिए कहा था क्योंकि इसी दिन ब्रिटेन के समक्ष द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया और इसलिए माउंटबेटन इस दिन को बड़ी शुभ दिन मानते थे और इसलिए माउंटबेटन ने भारत को आजाद भी 15 अगस्त को ही किया, वही कहा है ये बात। ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, इनमें से कोई नहीं, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बना था? अलीपुर केस में सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है जानते हैं? देखिए, बंगाल के क्रांतिकारी अवैध हथियार रखता था, बंगाल के क्रांतिकारी जो अवैध हथियार रखता था ना, बंगाल के क्रांतिकारी जो अवैध हथियार रखता था ना, उसी आलोक में बंगाल के 34 क्रांतिकारी, कुछ बुक अलग अलग डाटा देता है, बंगाल के 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके वर्ष 1908 में अलीपुर जेल में बंद किया गया और अवैध अस्त्र शस्त्र रखने के आरोप में उनके ऊपर केस चलाया गया। यही केस इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है और इसका सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई। इस केस में घोष बंधु भी फंसा था, अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष। लेकिन अरविंद घोष की पैरवी इस केस में सीआर दास ने किया था और सीआर दास के पैरवी के कारण ही अरविंद घोष इस केस से बच निकले थे। 10 राजाओं का युद्ध संबंधित है। देखिए 10 राजाओं का युद्ध मतलब दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध मतलब दशराग युद्ध। और दशराग युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो जो दशराग युद्ध है इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल में से जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें दशराग युद्ध की चर्चा है। और ऋग्वेद का 7वां मंडल यह लिखता है कि रावी या परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं का संगठन और भरत कबीला सुदास के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में भरत कबीला सुदास ने 10 राजाओं के संगठन को पराजित कर दिया और इसी वजह से अपने देश का नाम पड़ा है भारत। भरत कबीला सुदास, जो भरत कबीला है उसी के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है और भरत कबीला सुदास विजयी हुआ था दशराग युद्ध में, समझ गए। तो इसका संबंध ऋग्वेद से। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की गई थी। इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना लंदन में हुई है 1905 में और 1905 में इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना लंदन में किया है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और जानते हैं इसकी स्थापना क्यों हुई थी? इसकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था लंदन। भारत के कुछ क्रांतिकारी भारत से लंदन जा रहे थे। लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के रहने में सुविधा हो, इसी को लेकर के इंडिया हाउस नामक हॉस्टल लंदन में बनाया गया था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहां से प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश के विदिशा से प्रारंभ हुआ था। झील और राज्य, अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र, बेम्बानड केरल, पिचावरम तमिलनाडु ना, तमिलनाडु, चुंडापुर, क्या बच रहा है? 4, चुंडापुर कर्नाटक, 4152। पुस्तक तथा उनके लेखक का कौन सा जोड़ा गलत है? इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू सही, हैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय सही, अभ्युदय महात्मा गांधी नहीं, अभ्युदय हो गया, लीडर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सब मदन मोहन मालवीय की रचना। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। राजमन्नार समिति, देखिए केंद्र राज्य संबंध पर विचार विमर्श करने के लिए राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध। फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ है। काका कालेलकर आयोग, पिछड़ा वर्ग को लेकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ है। संथानम समिति, संथानम समिति का गठन भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर 1962 में हुआ है। 62 में हुआ है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर क्या होगा? प्रायद्वीप में यानी दक्षिण भारत में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम के लिए सही उत्तर को नीचे दिए कोड की सहायता से चयन कीजिए। मतलब प्रायद्वीपीय भारत में, मतलब दक्षिण भारत में। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में वैसी नदी जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिम से पूरब यानी जो नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत, पश्चिम से पूरब में बहने वाली नदी। इधर पश्चिम है, इधर पूरब, मतलब इधर से इधर बह रही है और इधर बह रही है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और कुछ नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती है। जैसे नर्मदा ताप्ती अरब सागर में अपना जल गिराती है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, उन नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रमवार तरीका से सजाइए। उत्तर से, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में क्रमवार तरीका से सजाइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा तो इन नदियों में सबसे उत्तर में है स्वर्ण रेखा नदी। देखिए ये स्वर्ण रेखा नदी, देखिए डायरेक्शन समझ लीजिए आप, इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, दाहिना पूरब है और बायां पश्चिम है। इन नदियों में स्वर्ण रेखा नदी ये है, फिर महानदी ये है, महानदी, फिर गोदावरी ये है, गोदावरी, और फिर कृष्णा ये है, कृष्णा ये है। फिर पेन्नार यहां है, देखिए पेन्नार यहां है, पेन्नार, कृष्णा के दक्षिण में पेन्नार है। फिर पेन्नार के दक्षिण में कावेरी है, यहां आप देख सकते हैं कावेरी, कावेरी, और कावेरी के दक्षिण में यहां पर वेगई है, और वेगई सबसे दक्षिण में स्थित बहने वाली नदी है। वेगई सबसे दक्षिण में स्थित, दक्षिण में बहने वाली नदी है, वेगई सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियों में उत्तर से दक्षिण में क्रम अगर हम लोग देखें तो इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। समझे हो? क्या होगा उत्तर? ए। देखिए शारदा अधिनियम वर्ष 1929 में आया है और यह लागू हुआ है वर्ष 1930 में, 1 अप्रैल 1930। मूल तौर पर पहले क्या होता था, कम उम्र में विवाह हो जाता था। विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर शारदा अधिनियम आया। पहले जो विवाह
12 वर्ष की उम्र में हो जाता था। विवाह की उम्र को 12 वर्ष से 14 वर्ष, 14 वर्ष से 18 वर्ष करने के लिए शारदा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की अगर आप बात करेंगे तो शारदा अधिनियम जो 1929 में आया, जो कि लागू 1930 में हुआ, उसके तहत विवाह की उम्र में बढ़ोतरी की गई। विवाह की उम्र में बढ़ोतरी की गई, विवाह की उम्र को बढ़ाया गया। निम्न में से किन मामलों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? संविधान में संशोधन नहीं। संविधान में संशोधन को लेकर संसद के दोनों सदनों को अलग अलग विधेयक पारित करना होता है, इसको लेकर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में 6 माह से अधिक समय तक लंबित रहे, अगर वह साधारण विधेयक है तब बुलाया जा सकता है। जब एक विधेयक में किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो, हाँ तब पर भी, लेकिन ध्यान दें जब वो साधारण विधेयक हो। जब किसी विधेयक को एक सदन पारित कर दे, दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे, तब पर भी बुलाया जा सकता है जब साधारण विधेयक। और ये तीनों स्थिति साधारण विधेयक के संदर्भ में ही बेसिकली होता है। तो 2, 3 और 4। वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ध्यान दीजिएगा। वित्तीय आपातकाल, आपातकाल 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात, जिसमें वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होती है। वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होती है और यह घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। राष्ट्रपति जब वित्तीय आपात की घोषणा करता है, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपात को 2 माह के भीतर संसद को स्वीकृति देना होता है। और अगर 2 माह के भीतर संसद स्वीकृति दे देता है तो यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है। यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है। और जब वित्तीय आपात लागू होता है, मतलब आर्थिक स्थिति जब भारत की गड़बड़ा जाती है, तब जाकर के वित्तीय आपात लागू होता है। और उस स्थिति में सरकारी खर्च में कमी की जाती है, लोक सेवकों के वेतन में कटौती की जाती है, यह सब चीज होता है। समझ गया? तो इसका संसद के द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए, नहीं 2 माह। एक बार संसद से अनुमोदन हो जाने के बाद यह 6 माह तक प्रभाव में रहता है, अनिश्चित काल तक। वित्तीय आपात के दौरान सरकारी अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है, हाँ। वित्तीय आपात के दौरान सरकार किसी अन्य प्रकार के खर्चों में कमी कर सकती है, हाँ। 3 और किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया? देखिए, असहयोग आंदोलन चला है 1920 से 1922। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कालखंड 1916 से 21, लॉर्ड इरविन का 26 से 31, लॉर्ड लिनलिथगो का 36 से 43, मिंटो का 1905 से 10। तो असहयोग आंदोलन चलाया गया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जब शुरू हुआ था तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, और जब समाप्त हुआ 1922 में तब था आपको रीडिंग। नील दर्पण में किनकी स्थिति के बारे में विवरण मिलता है? नील दर्पण में नील उत्पादक कृषकों की करुण दशा, मतलब नील उत्पादन करने वाले जो किसान थे उनकी जो दयनीय स्थिति थी, उसको लेकर जानकारी हमें नील दर्पण देता है। और इसके रचयिता दीनबंधु मित्र। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग भारत की संसद लगाता है, और भारत की संसद 14 दिन पूर्व सूचना दे करके महाभियोग की प्रक्रिया लगाता है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में है। और अगर संसद इसे पारित कर देता है, तत्पश्चात राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। आज तक इस प्रक्रिया द्वारा कोई हटाना है। कौन कृषक विद्रोह नहीं था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इसका संबंध मजदूरों से है, श्रमिकों से है, और यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ है मार्च 1918 में। बाद बाकी चंपारण किसान से रिलेटेड है, गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में हुआ है। मोपला केरल में होने वाला किसान विद्रोह है, 1921 में हुआ है अली मुस्लियार के नेतृत्व में। खेड़ा गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला एक किसान आंदोलन है, कृषक विद्रोह है। तीसरी अनुसूची में शपथ, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच विभाजन, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 12वीं में नगर पालिका। 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 बार आपातकाल लागू हुआ है ना, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 के समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 के समय थे वीवी गिरी राष्ट्रपति, और 1975 के समय थे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इस समय अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो पहली बार जब लागू हुआ था तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी बार जब लागू हुआ तो इंदिरा गांधी, और तीसरी बार जब लागू हुआ तब पर भी इंदिरा गांधी। तो तीनों आपातकाल के समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों बतला दिए। सिमलीपाल उद्यान है ओडिशा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नौकरेक मेघालय में, कंचनजंगा सिक्किम में।
क्या होगा? डी। महाद्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का कौन सा क्रम सही है? देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया 1 नंबर में, 2 नंबर में अफ्रीका, 3 नंबर में नॉर्थ अमेरिका, 4 नंबर में साउथ अमेरिका, 5 नंबर में अंटार्कटिका, 6 नंबर में यूरोप और 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? सेंट हेलेना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कहाँ है जी सेंट हेलेना? यहां है सेंट हेलेना, साउथ अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना यहां है। और इस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का अधिकार है। ब्रिटेन ऑप्शन ए में ना। संसदीय समितियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। गलत है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। तो इन दोनों समितियों में राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों शामिल होते हैं। गलत है, इसलिए कह रहा है नहीं होता। आकलन समिति के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से शामिल किए जाते हैं, नहीं। आकलन समिति यानी प्राकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। समझ गए? तो ये भी गलत है। कौन सा कथन सही है? ना तो 1 ना ही 2। चलिए, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।